थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रोटी कपड़ा मकान की सोच से इंसान आगे नहीं निकल सकता। उसने तहकीकात क्या करनी है या सोचना क्या है। सोचने का काम तो जो है वो डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो करती हैं। तो आज हम जो है वो बात करते हैं नासा की। खबर ये है जी कि नासा का जो मार्स रिकॉनिसेंस आर्बिटर है, जिसको MRO कहते हैं, 2005 में ये लॉन्च हुआ था। उसने अभी हाल ही में एक दूसरा मार्स लैंडर है, इनसाइट लैंडर जिसको कहते हैं। ये आर्बिटर जो है ये तो मार्स के गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहा है, उसका सैटेलाइट है। लेकिन जो लैंडर है ये मार्स की सतह के ऊपर जो है वो लैंड किया था। इसने उतरा था 2018 में, ये उतरा था कोविड के ज़माने से थोड़ी देर पहले। तो अब इसको उसका जो है वो मलबा मिला है कि वो मरीख की डस्ट में जो है वो दब चुका है। इसकी वजह से उसने अपना काम जो है वो छोड़ा था और उसको एक फेयरवेल जो है वो भी दी गई थी उस लैंडर को। या कह लें कि उन बिलियन ऑफ डॉलर्स को जो है वो फेयरवेल दी गई थी जो इसके ऊपर इन्वेस्ट किए गए थे, और वो अपना काम पूरा करके जो है वो ख़त्म हो गए। तो पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं जी कि ये जो आर्बिटर है MRO है, इसके बारे में। मार्स रिकॉनिसेंस आर्बिटर को जो है ये डिज़ाइन किया गया था कि ये पानी तलाश करे मार्स की सतह के ऊपर, और ये नासा मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा था। इसको केप कॉर्निवेल से 12 अगस्त 2005 को जो है वो लॉन्च किया गया था, और ये 10 मार्च 2006 को जो है ये पहुंचा था मार्स के ऑर्बिट में, और उसके 6 माह बाद जो है ना इसने काम शुरू किया था। इसने मार्स का क्लाइमेट जो है उसको स्टडी करना था, जियोलॉजिकल फोर्सेस जो हैं उनके बारे में डाटा जो है वो इकट्ठा करना था। इसके ऊपर जो है वो 3 कैमरास लगे हुए हैं, 2 स्पेक्ट्रोमीटर हैं, और उसके अलावा एक सब सरफेस रडार जो है वो भी मौजूद है। और इसने जो है वो 450 टेराबाइट डाटा जो है वो प्रोसेस किया, और उसके बाद जो है वो बताया कि जो लैंडर है उसके लिए कौन सी आइडियल जगह हो सकती है मरीख पर लैंड करने के लिए। वैसे तो इसकी जो टेक्निकल लाइफ है ऑर्बिटर की, MRO की, वो तो ख़त्म हो चुकी, लेकिन साइंटिस्ट जो हैं, क्योंकि ये डाटा काफ़ी ज़्यादा स्पीड से भेजता है और काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा जो है वो माना जाता है, इसलिए साइंटिस्ट चाहते हैं कि जब तक ये काम करता है इसको काम करने देना चाहिए। अभी तक इसको काम करते हुए 18 साल 11 महीने 9 दिन हो चुके हैं, और ये थर्ड लॉन्गेस्ट लिव स्पेस क्राफ्ट बन गया है जिसने मार्स के गिर्द जो है वो चक्कर लगाया है। इससे पहले ये जहाज़ 2001 मार्स ओडेसी है, और उसी तरह से मार्स एक्सप्रेस है। ये दोनों आर्बिटर जो हैं ये इससे पहले ज़्यादा देर एक्टिव रह चुके थे। तो देखें जी, हैट ऑफ है उन लोगों को जो कि अपने टैक्स का पैसा इन कामों पे जो है वो खर्च करते हैं, तहकीकात पे, और खला जो है उसको खंगालते हैं। यानी कि आप जितनी मर्ज़ी बड़ी एटमी पावर बन जाएं, चाहे आप नंबर 1 बन जाएं, लेकिन स्पेस के हवाले से जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको इन्हीं ममालिक से लेनी पड़ेगी। क्यों? कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप ख़ुद से ये तहकीक कर सकें। नवंबर 2018 में ये जो इनसाइट लैंडर है इसने जो है वो लैंड किया था मार्स के ऊपर, जिसकी लाश जो है वो मिली है। उसको जो है वो इनसाइट लैंडर जो है वो कहते हैं। 2018 में इसने पहली दफ़ा जो है वो लैंड किया था, और इसने मार्स जो क्विक हैं, जैसे अर्थ क्विक हैं वैसे मार्स क्विक हैं, उनके बारे में बताया था, यानी कि मरीख के ज़लज़लों के बारे में बताया था, जिससे साइंटिस्ट जो हैं वो समझने के काबिल हो सके थे जी कि असल में जो मरीख की मेंटल है, कोर है, इनर कोर है, जो इसका अंदर का ज़मीन का अंदर का डाटा जैसे है, वैसे ही मरीख के जो अंदर पत्थर हैं उनका जो डाटा है उसको स्कैन किया गया था। इसकी 4 साल जो है वो ज़िंदगी रही, 2022 में जो है ये वफ़ात पा गया। तो इस ये जो डाटा भेजता था ये जेट प्रोपल्शन लेबॉरेटरी है, JPL जिसको कहते हैं, सदर्न कैलिफोर्निया में। उन्होंने क्लोजली मॉनिटर किया इस लैंडर की कंडीशन को, और इसमें लैंडर के अपने कैमराज हैं उनका भी रिकॉर्ड जो है वो उसको भी देखा गया, और साथ साथ ये जो MOR आर्बिटर है इसको हाई राइज भी कहते हैं क्योंकि इसके कैमरा जो हैं वो बड़े शानदार हैं। उनसे भी देखा गया कि किस तरह से जो डस्ट है वो इकट्ठी हो गई, और उसने जो सोलर पैनल थे इनसाइड लैंडर के उनको जो है वो ब्लॉक कर दिया। उसके नतीजे में उसको एनर्जी नहीं मिल सकी, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मरता चला गया। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं जी कि ये बेसिकली एक मैकेनिकल फॉल्ट का नतीजा नहीं है, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता मार्टिन की जो डस्ट है उसमें दबता चला गया, और एट द एंड इसने जो है वो काम करना छोड़ दिया। नासा ने ऑफिशियली इनसाइड लैंडर को जो है वो रिटायर कर दिया था दिसंबर 2022 में,
और इसके काम छोड़ने के बाद भी साइंटिस्ट जो हैं वो ये उम्मीद कर रहे थे किसी न किसी दिन जो मार्टियन विंड्स हैं वो इसके सोलर पैनल से लगी जो डस्ट है उसको हटा देंगी और इसको दोबारा से एनर्जी मिलना शुरू होगी और दोबारा से ये हमें रेडियो सिग्नल जो है वो भेजना शुरू कर देगा। 2 साल के इंतज़ार के बाद फिर ये मान लिया गया कि अब कंप्लीट रेडियो साइलेंस का ज़माना आ गया है, अब ये इनसाइड लैंडर दोबारा गरकाल नहीं कर सकेगा। और फिर नासा ने 2024 के एंड तक जो है ये मान लिया था कि अब हम इसको जो है वो डेड डिक्लेयर कर देंगे। और इसी के नतीजे में एक फ़ाइनल जो फेयरवेल थी वो भी रिक्वेस्ट की गई जिसमें हाई राइज़ जो इमेज हैं ये जो हैं वो लिए गए और एक फ़ाइनल गुड बाय कहा गया लैंडर को। और कहा गया जी कि ये याद रखा जाएगा कि जो इनसाइड लैंडर था उसके डाटा ने किस तरह से मदद की थी मरीख को अंदर से और इसकी सतह को बाहर से समझने में कि किस तरह से जो विंड पैटर्न है मार्स का वो मार्स की सतह को बदलता रहता है। तो इसी डाटा से जो है वो ये जानने का मौका मिलेगा कि असल में मरीख की जो सतह है वो किस तरह से बनी है, उनमें जो मार्टियन डस्ट हैं उनका क्या रोल है जिनको डस्ट डेवल जो है वो भी कहा जाता है। और इसी तरह से जो डाटा है ये मज़ीद मदद करेगा मुस्तकबिल में जो लैंडर डिज़ाइन किए जाएंगे कि और वो सोलर पावर पे रिलाई कर रहे होंगे तो देखा जाएगा कि इनके जो पैनल हैं वो किस तरह से बनाए जाएं, किस तरह से डिज़ाइन किए जाएं कि इनके ऊपर जो मरीख की डस्ट है वो कम से कम जो है वो लगे। इससे इस बात का भी जो है वो पता चला कि ये जो डस्ट डेवल हैं बेसिकली ये सर्दियों में जो मरीख की सर्दियाँ तब ये जो है वो आराम से बैठ जाते हैं और समर जब आता है तब दोबारा से ये जो है ये यला मचाना शुरू कर देते हैं। यानी कि मरीख के ऊपर भी जो है वो मौसमियाती तगय्युर पाया जाता है।